गुड मॉर्निंग। रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर के वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और कुछ इनके एप्लीकेशन और ज़्यादा सीखेंगे, और अगर समय मिलता है तो फिर हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पर जाएंगे। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये काफ़ी एलिमेंट्री क्वेश्चन है। वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू दिस इन क्लोज इंटरवल 0 to हाफ। हमें करना क्या है, इन सवालों में करना क्या होता है, हमने रॉलीज में भी सीखा था। भाई, आप थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, पहले ये देखिए। तो जो थ्योरम की कंडीशन से है वो सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन या नहीं, पहले तो ये देखना है। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो जाहिर सी बात है इस इंटरवल में भी होंगी। तो LMBT की शुरू की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक। फिर तो अब आपको एक सी ढूंढना है जो 0 और हाफ के बीच में हो, और जहां पर आप एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लगा सकते हैं। तो हम ये लिखते हैं, बीइंग पॉलिनोमियल fx is continuous in closed interval 0 to half and differentiable in open interval 0 to half. So by LMBT f dash c equal to एफ बी का मतलब इसे ए और इसे बी समझिए, तो एफ बी मतलब एफ हाफ माइनस एफ जीरो अपॉन हाफ माइनस जीरो। अब ये कैलकुलेशन है केवल, आप एफ डैश एक्स निकालिए पहले और एक्स टी जो सी रख लीजिएगा, तो आपके पास एफ डैश सी आ जाएगा। एफ ऑफ हाफ निकाल सकते हैं आप, एफ ऑफ जीरो, और उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व करने में समय खर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं बुक से देख के बता दे रहा हूँ कि सी क्या आ रहा है, आप इसे खुद करिएगा जरूर। तो सी की वैल्यू आपके पास 6 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 6 है। आप इसे 1 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 6, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करिएगा। रूट 16 4 है और रूट 25 5 है, तो 4 और 5 के बीच में, तो आप इसे 4.5 के आसपास ले सकते हैं, और प्लस वाला तो नहीं, लेकिन जो 1 माइनस 4.5 के आसपास आएगा, ये वाला माइनस लेके अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 6 माइनस 4 वो 1.5 अपॉन 6, तो 0.25 के आसपास, तो ये 1/4 है, और जाहिर सी बात है कि ये 0 और हाफ के बीच में ही आएगा, ओपन इंटरवल में होगा। तो आपने देखा सी की कम से कम एक वैल्यू, क्योंकि दूसरी वैल्यू तो 1 प्लस है, वो तो 1 से ज़्यादा हो जाएगी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 1 वैल्यू शुड बी इन ओपन इंटरवल ए बी। तो सी जो आप कैलकुलेट करते हैं, और जो एक वैल्यू तो होनी चाहिए जो दिए गए इंटरवल के बीच में कहीं पर आ रही है, बस इतना करना है। तो सारी मेहनत सी फाइंड करने में करनी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं LMBT के ज़्यादा क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर कराऊंगा, ये वेरीफाई करवाना और सी निकालना नहीं करा रहा हूँ, ये आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवालों में तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आप देखेंगे कि जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एप्लीकेबल ही नहीं है थ्योरम। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे रॉलीज हो चाहे LMBT हो, मेनली काम होता है सी की वैल्यू निकालना। उम्मीद है ये समझ में तो आ गया होगा आपको।
अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा सवाल है। If a function f is twice differentiable on an interval a to a plus h, then prove that f of a plus h equal to fa plus h f dash a plus h square by factorial 2 f double dash a plus theta h, थीटा 0 से 1 के बीच में। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल था, यहाँ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डबल डैश एडजस्ट करता है, तो हमने एफ डबल डैश से ले गए। और आप देखेंगे कि टेलर थ्योरम जब हम आगे पढ़ेंगे कि यही बात nth डेरिवेटिव तक होते हुए आप इन जनरल ले जा रहे हैं थ्योरम को। तो धीरे धीरे जनरलाइजेशन सीखेंगे आप। तो आप इसे देखिए, अगर ये समझ में आता तो मुझे उम्मीद है डायरेक्ट आपको टेलर थ्योरम भी आसानी से समझ में आ जाएगी। सिंस f is twice differentiable, so f and f dash are continuous. इंटरवल भी लिख लेते हैं, इन क्लोज इंटरवल a टू a प्लस एच। जब डबल डेरिवेटिव हो रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव और ओरिजिनल फंक्शन वो तो कंटिन्यूअस भी होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे। और दिस एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच। तो जो फंक्शन आपके पास है ओरिजिनल एफ पी और एफ डैश पी, वो दोनों ही इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेट अस कंसीडर एक फंक्शन ले लेते हैं फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस a plus h minus x whole square upon factorial 2 into some constant lambda। हमने ये फंक्शन कंसिडर किया है। आपको ऐसा लेना है जिसमें f का भी रोल हो, f डैश का भी रोल हो, तभी तो आपने लिखा है। प्लस समथिंग ऐसा जो जब आसान लेना ही है तो पॉलिनोमियल लीजिए हमेशा। ये तो कांस्टेंट है, जो फाई ए इक्वल टू फाई बी वाली कंडीशन से निकलेगा। ये कोई भी क्वेश्चन हो फाइनली रॉलीज पे जाके सॉल्व हो पाएगा। और आप ये जानते हैं इसे सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल आएगा। पॉलिनोमियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी। ऐसे ये भी पॉलिनोमियल है, वेयर लैम्डा इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट and can be determined by phi a equal to phi of a plus h। तो लैम्डा इस कंडीशन से निकाला जा सकता है। ठीक है, आप देख रहे थे हमने पहले भी जो भी फंक्शन लिए हैं वो यही लॉजिक लगाया। तो आपके पास अब आसान है, आप ये कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, ये पॉलिनोमियल होने की वजह से कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट है। तो ये सारे कंटिन्यूअस का सम मतलब फाई एक्स कंटिन्यूअस है। ऐसे ये डिफरेंशिएबल भी होगा, तो फाई डिफरेंशिएबल भी है और फाई ए इक्वल टू फाई बी भी है। तो फाई ने रॉलीज की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, यही लिखना है। वी नो दैट एफ एक्स एफ डैश एक्स a plus h minus x and a plus h minus x whole square are continuous
in closed interval a to a plus h and differentiable in open interval a to a plus h. So phi h is continuous in a to a plus h and differentiable in open interval a to a plus h. तो phi h कंटिन्यूस भी हो गया, phi h डिफरेंशिएबल भी हो गया और phi h इक्वल टू phi b भी चल रहा है. Thus phi h satisfies all the conditions of Raleigh's theorem. So there must exist a point C. C कहाँ होगा? ओपन इंटरवल A से A प्लस H सच दैट C लिखा है या CT जो हमने याद है आपको, हमने क्या लिखा था? A प्लस थीटा H, तो वो क्या होगा? 0. इक्वेशन नंबर 3. अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बाकी कैलकुलेशन है, लॉजिक जितना था हो गया. इतना समझ में आ गया तो समझिए आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है. अब क्या करना है? अब ये सेकंड इक्वेशन का यूज करके फर्स्ट को सॉल्व करना है. मतलब फाई ए निकालना है, फिर फाई ए प्लस एच निकालना है, दोनों को बराबर कर देना है तो कुछ आएगा एक्सप्रेशन. फिर फाई डैश निकाल के ये कर देना है. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे. समय बचाने के लिए मैंने कैलकुलेशन पूरी कर दी. लॉजिक आपको समझ में आ गया था. तो फाई ए इतना आया है कैलकुलेट करके, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू लेमडा. और फाई ए प्लस एच किया तो एफ ऑफ ए प्लस एच रहेगा, बाकी 0 हो जाएंगे. ये दोनों बराबर करने हैं, फाई ए और फाई ए प्लस एच. तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया. आप इसे फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए. अब आपको फाई डैश एक्स निकालना है. तो पहली इक्वेशन से डिफरेंशिएट करिए. फाई डैश एक्स किया हमने और उसे सॉल्व किया तो फाई डैश एक्स इतना आ गया. आपके पास 2 टर्म आ गई. ठीक है. तो एच टी जो ए प्लस थीटा एस रख लीजिए. केवल वैल्यू पुट करनी है. आप इसे खुद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद ये आया है. देखिए जो ब्रैकेट है इसमें डबल डैश ए प्लस थीटा एस माइनस लैम्डा है, यही 0 होगा क्योंकि थीटा 1 के बराबर है नहीं, तो ये ब्रैकेट नॉन जीरो है. और जो हमारे पास एच है उसके अलावा एच तो हमेशा पॉजिटिव है, तो एच भी 0 नहीं हो सकता. तो फिर लैम्डा इक्वल टू एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच इतना आ चुका है. तो आपके पास फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ पर रख दीजिए, बस हो गया. तो एफ ऑफ ए प्लस एच आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस दिस. ये प्रूफ हो गया. तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है. इनमें थोड़ा सा सोच समझ के आप पैटर्न ऑब्जर्व करिए. फाई एट्स किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, फाई एट्स एज्यूम कैसे करते हैं. बस जो फाई एट्स आपने अभी एज्यूम किया है इसका असली फायदा आपको नजर आएगा टेलर थ्योरम पढ़ते समय. अगर आपको ये समझ में आता है जो सबसे पहला एक्सप्रेशन था फाई एट्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ये, तो आप इन जनरल ऐसे मानते हुए पूरी थ्योरम के लिए काम कर सकते हैं. उम्मीद है आपको लैग्रेंज का ये एप्लीकेशन समझ में आया होगा. ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं. अब देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे लगता है कुछ भी दिक्कत नहीं होगी. बहुत ही ये न्यूमेरिकल मान लीजिए आप. इस एक्सरसाइज में एफ एक्स जितना दिया हुआ है एक्स माइनस ए टू द पावर 5/2 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच. फाइंड थीटा व्हेन एक्स टेंड्स टू ए. फंक्शन दिया है और एक्स जब ए की ओर टेंडिंग में है तो उस समय इस रिलेशनशिप से थीटा की वैल्यू निकालनी है. आप जो दिया है उसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, उसमें रख लेते हैं वैल्यूज और लिमिट लगा लेते हैं. तो एफ ऑफ
x आपको दिया हुआ है x माइनस ए टू द पावर 5/2, तो f डैश x कितना होगा 5/2 x माइनस ए टू द पावर 3/2, और f डबल डैश x कितना होगा, ये भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/4 x माइनस ए टू द पावर 1/2। बस सारी वैल्यू रख लीजिए। तो f ऑफ x प्लस एच कितना होगा, जहां x है वहां क्या रखेंगे x प्लस एच फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा x प्लस एच माइनस ए टू द पावर 5/2 इक्वल टू x माइनस ए टू द पावर 5/2 प्लस h f डैश x, ये है 5/2 x माइनस ए टू द पावर 3/2 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो 2 ही हो जाएगा, और f डबल डैश, और फिर जहां x है वहां क्या लिखना है x प्लस थीटा है, तो डबल डैश h से आपने किया ही है, तो ये हो जाएगा 15/4 x प्लस थीटा h माइनस ए टू द पावर 1/2, टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू a, we get, आप x टेंड्स टू a ले लीजिए लिमिट, तो यहाँ x टेंड्स टू a होगा, तो a और a कैंसिल, h टू द पावर 5/2 इक्वल टू, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा 15/8 h स्क्वायर, और x टेंड्स टू a लगाना है, तो a से a कैंसिल, थीटा h टू द पावर हाफ, तो ये h टू द पावर 5/2 इक्वल टू 15/8 थीटा की पावर हाफ, और h टू द पावर देखिए 2 पावर ये है, हाफ ये है, तो ये भी 5/2, ये हट जाएगा, तो आपको यहाँ से थीटा टू द पावर हाफ कितना मिला 8/15, तो थीटा कितना मिल जाएगा 64/225, हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसमें रखिए, थीटा की वैल्यू निकालिए, और आप देख रहे हैं कि ये 0 से 1 के बीच में है। अभी तो हाँ, ऐसा आया, कभी सपोज थीटा आपने सॉल्व किया, तो भाई एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि थीटा शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1, बाकी कुछ नहीं है इसमें करने के लिए, आप आसानी से इसे सॉल्व कर लें। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक और शानदार एप्लीकेशन है, अब मैं वो कराता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, मैं इसको एनालिसिस के तरीके से बताऊंगा ही, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हो सकता है। A twice differentiable function f on closed interval ab is such that fa equal to fb equal to 0 and fc positive for c lies between a and b. Prove that there is at least one value t between a and b for which f double dash t is less than 0, नेगेटिव है। तो आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास a और b और बीच में कहीं पर c है, ये आपने खुद ही बोला है कि c ओपन इंटरवल में है तो बीच में है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि फंक्शन जो है वो a से c के बीच में, जो f है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो f और f डैश दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी। तो आप LMBT a और c में भी लगा सकते हैं और c और b में भी लगा सकते हैं। सिंस f and f dash are continuous
in closed interval AB and differentiable in open interval AB. So we can apply LMBT in closed interval AC as well as in closed interval C to B. हम दोनों में लगा सकते हैं, A से C तक भी और C से B तक। अब AC में लगाते हैं तो सपोज ऐसा करते हैं कि यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए T1 है, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर कंटिन्यूटी भी है, डिफरेंशियबिलिटी है, तो F डैश T1 इक्वल टू FC माइनस FA अपॉन C माइनस A। where T1 lies between A and C. Also इस इंटरवल में भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, कहीं पर कोई मान लीजिए पॉइंट T2, तो फिर F डैश T2 कितना होगा? FB माइनस FC अपॉन B माइनस C, जहां T2 कहाँ होगा? C और B के बीच में। लेकिन आपको एक चीज और दे रखी है कि FA और FB क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो अगर आप इन दोनों का यूज करें कि यहाँ पर FA 0 है, यहाँ FB 0 है, तो F डैश T1 इक्वल टू हो जाएगा FC अपॉन C माइनस A एंड F डैश T2 इक्वल टू FB भी 0 है, तो माइनस FC अपॉन B माइनस C, और T1 T2 पता ही है कहाँ पर है आपका, आप इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपने कहा कि F डैश इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, तभी तो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। ऑल्सो F डैश इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB, तो इसका मतलब है F डैश इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल T1 T2 ले लूं। अगर पूरे AB में डिफरेंशिएबल है तो T1 से T2 में भी होगा, तो T1 T2 में आप LMBT F डैश के लिए लगा सकते हैं। सो यूजिंग Lagrange's mean value theorem for F dash, we get सम T, कोई इन दोनों के बीच में एक पॉइंट क्या मिलेगा आपको? T1 T2 के बीच में कोई पॉइंट T मिलेगा, तो F डबल डैश T कितना हो जाएगा? FT2 माइनस FT1 अपॉन T2 माइनस T1, यही मिलेगा। T1 T2 में लगाइए F डैश के लिए, तो F डैश का डेरिवेटिव F डबल डैश, कोई बीच में कोई पॉइंट T है और ऐसा, बस हो गया है। लॉजिक जितना लगाना था ठीक। अब कैलकुलेशन है, आपको FT1 और FT2 पता है, देखिए सॉरी F डैश T1 और ये F डैश T1 और ये F डैश T2 होना चाहिए, सॉरी F डैश के लिए लगा रहे हैं ना थ्योरम, तो F डैश T1 ये है, F डैश T2 ये है, वैल्यू रख दीजिए, हम यहां लिख देते हैं। तो F डबल डैश T इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1, तो बाहर ही रखिए। F डैश T2 आपके पास ये है, तो माइनस FC अपॉन B माइनस C माइनस F डैश T1 FC अपॉन C माइनस A।
आप इसे सॉल्व करें तो माइनस एफ सी कॉमन ले लें, माइनस एफ सी अपॉन T2 माइनस T1, बाकी B माइनस सी और C माइनस ए है, एलसीएम ले लें, B माइनस सी, C माइनस ए। माइनस आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो यहां पर C माइनस ए प्लस B माइनस सी। तो एफ डबल डैश टी इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा यहां से, माइनस एफ सी बी माइनस ए अपॉन T2 माइनस T1 और B माइनस सी, C माइनस ए। अब हमें यह बताना है कि ये नेगेटिव है, तो आप रियल लाइन पर देखिए, आप बस इसे ध्यान में रखिएगा। आपका पहली टर्म B माइनस ए है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, B बड़ा है। T2 माइनस T1 ये भी पॉजिटिव होगा, B माइनस सी, B माइनस सी ये भी पॉजिटिव होगा, और C माइनस ए ये भी पॉजिटिव होगा। तो फिर ये सब पॉजिटिव है, और FC पॉजिटिव दिया हुआ था आपको, आपसे कहा था कि FC पॉजिटिव है स्टेटमेंट में, तो सारे पॉजिटिव के बाहर से माइनस है, तो आप कहेंगे कि F डबल डैश टी क्या है, लेस देन 0 है, और T T1 और T2 के बीच में कहीं पर है। आपसे यही कहा गया था कि बीच में कहीं पर एक जगह डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, हम दोबारा एक बार देखते हैं। एफ ए एफ बी 0 दिया हुआ था, एफ सी पॉजिटिव था कहीं पर, और फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल था, तो मतलब एलएमबीटी हम लगा सकते थे एफ के लिए भी, एफ डैश के लिए भी। तो प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू टी बिटवीन ए बी वेयर एफ डबल डैश टी इज लेस देन 0। तो मैंने ए से सी और सी से बी दो हिस्से में तोड़ा, दोनों में एलएमबीटी लगा के देखा, उसमें एफ ए और एफ बी 0 था, तो आपको दो रिजल्ट ये मिल गए। अब एफ डैश के लिए लगाया हमने इसी तरह से, तो एफ डबल डैश इक्वल टू दिस, वैल्यू रख दी एफ डैश T1 और एफ डैश T2, बाकी कैलकुलेशन है। ये तो एनालिटिकल अप्रोच है। मैंने कहा था कि मैं इसे वैसे भी समझाना चाहूंगा आपको, ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है, तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका। आप एक बात सोचिए, ये फिजिक्स में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि ए पर और बी पर फंक्शन 0 है और कहीं सी पर पॉजिटिव है और कंटिन्यूअस भी है, तो एक इमेजिन कर लीजिए, ऐसा कुछ सोच ले, तो सी पर पॉजिटिव है, तो आपको नहीं लगता जब भी इस तरह के ग्राफ होते हैं इनमें स्लोप लगातार कम होते जाता है। आप प्रोजेक्टाइल मोशन में कई जगह पढ़ते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा स्लोप टेंजेंट ये एंगल बनाती है, जब यहाँ पर आप जाएंगे तो टेंजेंट ये एंगल बनाती है। आप ही बताइए, एंगल एक्स एक्सिस से पहले ज़्यादा था या बाद में ज़्यादा है? पहले ज़्यादा एंगल बनाया, शुरू में लेते और ज़्यादा होता, आप जितना आगे को जा रहे हैं एंगल कम होते जा रहा है, तो स्लोप कम हो रहा है ना। तो जो स्लोप है एम वो क्या है, डिक्रीजिंग, तो स्लोप का डेरिवेटिव, स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग, डेरिवेटिव। अगर ये कम हो रहा है तो इसका जो चीज डिक्रीजिंग है उसका डेरिवेटिव कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आप इस तरह के मोशन भी पढ़ते हैं कई बार जिसमें ग्राफ इस तरह से जा रहा है, आप यहां देखेंगे तो एफ डबल डैश एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, आप दो पॉइंट्स ले लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। यहाँ पर टेंजेंट कितना एंगल बना रही है ये देखिए, और अगर आप यहीं पर बनाते हैं यही, स्लोप ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है स्लोप धीरे धीरे, तो स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, तो स्लोप का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा। अगर ग्राफ ऐसा हो रहा होता, मतलब
यहां पर अगर मैं ये कह देता इसी थ्योरम में ये कहता कि एफ सी निगेटिव है कहीं, तो आप मानते ना कि ग्राफ ऐसा चलता, एफ ए जीरो होता, एफ बी भी जीरो होता और एफ सी निगेटिव होता, तो फिर क्या प्रूफ होता, सेकंड डेरिवेटिव कहीं पर पॉजिटिव आता। अभी एफ सी पॉजिटिव था तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया। तो अगर फिजिक्स में आप लोग मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कशन किया हुआ है आपने, तो आपको तो ये वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपको कॉलेज के बीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो आपको पूरा एनालिटिकल प्रूफ देना है और आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप कहीं पर होते हैं तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आपको तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। उम्मीद है ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपकी हेल्प करेगा समझने में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर काफ़ी काम हमने कर लिया है। कुछ हम क्रॉसी मीन वैल्यू थ्योरम के वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी शानदार रिजल्ट देते हैं तीनों। देखते हैं किस तरह से वेरीफाई किया जाए। पहला आप देखिए, एक्सपोनेंशियल है एफ एक्स, जी एक्स भी एक्सपोनेंशियल है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में e टू द पावर माइनस एक्स। एक्सपोनेंशियल कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऊपर रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल हमेशा कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, जीरो कभी ये होना नहीं है इसने। तो क्रॉसी मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन यही थी, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो, दोनों डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, और जो डिनोमिनेटर में आएगा वो जीरो नहीं होना चाहिए कहीं। तो ये तो कोई भी जीरो नहीं होता कभी भी। तो बोथ e to the power x and e to the power minus x are continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB. Also, g dash x is not zero for every x belongs to open interval AB. Hence, Cauchy mean value theorem f dash c upon g dash c equal to fb minus fa upon gb minus g। f dash x कितना होगा, e to the power x, तो f dash c सीधे लिख दे रहा हूँ, e to the power c। g dash x माइनस टाइम्स होगा तो माइनस टाइम्स e टू द पावर माइनस सी। एफ बी e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a अपॉन e टू द पावर जी बी माइनस b माइनस e टू द पावर माइनस a। अब हमें केवल कैलकुलेशन करनी, तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर 2c इक्वल टू e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a 1 अपॉन e टू द पावर b माइनस 1 अपॉन e टू द पावर a। तो माइनस e टू द पावर 2c इक्वल टू e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a अपॉन यहाँ e टू द पावर a माइनस e टू द पावर b, एलसीएम लेंगे और एलसीएम के अलावा e टू द पावर a और e टू द पावर b न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो ये भी माइनस कॉमन आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस हट जाएगा, e टू द पावर 2c इक्वल टू e टू द पावर a प्लस b। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, तो 2c इक्वल टू a प्लस b, तो c इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो क्या ये a और b के बीच में होता है? होता है। ये अरिथमेटिक मीन है, तो इसका मतलब क्रॉसी मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। आपको हमेशा वेरिफिकेशन में c निकालना है जो a और b के बीच में हो। जो दूसरे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे और तीसरे क्वेश्चन को, तो आपको ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन मिलेंगे c। मतलब एक जगह पर आपको c इक्वल टू अंडर रूट ए बी आएगा
जो चीज ज्योमेट्रिकल मीन है तो ऑब्वियस है ए और बी के बीच में ही होगा, और एक हार्मोनिक मीन आएगा 2ab/a+b, वो भी हमेशा ए और बी के बीच में। मीन कोई भी हो, 3 तरह के मीन हम लोग पढ़ाते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, और तीनों ही ए और बी के बीच में ही आएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने एक साथ तीनों लिखा है, लेकिन मैं कराऊंगा पहला ये। जो बाकी 2 हैं इसे आप खुद ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आता तो सोचा जा सकता है। अब हम लोग जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं 3 फंक्शंस के लिए एक साथ। अभी तक क्रॉसी 2 फंक्शंस के लिए थी, ये 3 के लिए है। If 3 functions f, g, h are defined continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab, then there exists a c in open interval ab such that 3 है तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन होता है, उससे बचने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म ले ली, f', g', h', fa, ga, ha, fb, gb, hb, ये तीनों का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। इसे प्रूफ करने में, दिखने में ये टफ है, ये काफ़ी आसान है। जब भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में मिलता है तो आप जहाँ पर c है, c तो आपको निकालना है अभी, तो आप प्लीज वो c के लिए आप x मान लीजिए। इन जनरल आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब लेट अस कंसीडर अ फंक्शन φx इक्वल टू डिटर्मिनेंट fx, gx, hx, बाकी सब वैसे ही है, fa, ga, ha, fb, gb, hb, आप इसे मान लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये बताया है, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखिए जो सेकेंड रो और थर्ड रो हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल केवल फर्स्ट रो है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, φx इक्वल टू लैम्डा टाइम्स fx सम कांस्टेंट म्यू टाइम्स gx और न्यू टाइम्स hx, ऐसा मिलेगा या नहीं? लैम्डा, म्यू, न्यू, ये सब क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, कांस्टेंट्स हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं आगे को ज़्यादातर इसी का यूज़ कराना चाहूँगा डिटर्मिनेंट का, लेकिन ये भी एक लॉजिक है कि हाँ भाई ये कांस्टेंट्स हैं, अगर आप सॉल्व करते हैं fx टाइम तो कांस्टेंट ही आएगा, तो सम कांस्टेंट टाइम fx, सम कांस्टेंट टाइम gh, सम कांस्टेंट टाइम hx। अब आप बताइए fx, gh, hx कंटिन्यूस हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो φx क्या आ जाएगा? कंटिन्यूस। ये तीनों डिफरेंशिएबल है तो φx क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएबल। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली φx इज continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB। तो फिर ऐसा होना चाहिए, सो देयर मस्ट exist C belongs to open interval AB such that φ' क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। φ' कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन। तो देखिए डिटर्मिनेंट का जब भी डिफरेंशिएट किया जाए आप एक बार में किसी एक ही रो का करिए, बाकी ऐसे ही रहेंगी। तो पहली रो का करेंगे तो क्या आएगा? f', g', h', x, और बाकी 2 रो ऐसी रही, fa, ga, ha, fb, gb, hb प्लस अब सेकेंड पहली रो ऐसी रहेगी, fx, gx, hx, सेकेंड रो का करेंगे क्या आ जाएगा? fb, gb, hb,
तो प्लस ऐसी तीसरी क्या करेंगे, तो वहां पर यहाँ पर 0 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं। किसी डिटर्मिनेंट की पूरी रो अगर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बाकी ये वैसे ही रहेंगे। काफी आसान है। आप एक बार में किसी एक ही रो का डिफरेंशिएशन करिए, बाकी ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब डिटर्मिनेंट में तो रो और कॉलम में कोई अंतर ही नहीं होता, तो यही लॉजिक कॉलम वाइज भी लग सकता था। मतलब पहली बार में पहला कॉलम का डिफरेंशिएशन, बाकी दो ऐसे ही, दूसरी बार में दूसरे कॉलम का, तीसरी बार में तीसरे कॉलम का, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम आएगा। अब आप ये बताइए, ये दोनों 0 हो गए, केवल ये पहला वाला बचा, तो 5' कितना हो जाएगा, 5' F'C G'C H'C Fa Ga Ha Fb Gb Hb। दिस डिटर्मिनेंट दिस शुड बी 5' कितना है, 0, तो दैट शुड बी 0। ये प्रूफ हो गया। तो ये दिखने में बड़ा एक्सप्रेशन था बहुत आसान। और खास बात यह है, ये 3 फंक्शन के लिए एक ही सी दे रहा है एक साथ। आप जितना ज्यादा फंक्शंस पढ़ाएंगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगी, तो आसान नहीं होता 3 फंक्शंस के लिए एक ही सी एक बार निकालना, जहां पर टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल होती है। यही तो था, टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल होती हो। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में एक ही फंक्शन था, कॉची में 2 थे, यहाँ 3 उठा लिया आपने। वो तीनों एक ही जगह पर ऐसी कंडीशन देंगे, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर तब है ऐसा। उम्मीद है आपको जनरल मीन वैल्यू थ्योरम भी समझ में आ गई होगी। हमारा मीन वैल्यू थ्योरम वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहां से जो हमने मीन वैल्यू थ्योरम में सिंगल डेरिवेटिव के लिए सीखा था, आज हमने शुरू में 1-2 क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव तक ले गए। अगर हम इसे nth डेरिवेटिव तक ले जाएं तो अब हम टेलर थ्योरम देखेंगे, किस तरह से हम टेलर्स ने एक्सपेंशन किया, और जब n इन्फिनिटी को जाता है लिमिट में, यही टेलर एक्सपेंशन है। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसे जरूर देखिएगा। पहले इतना करिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे भेजिएगा। थैंक यू।